चलिए, पिछले क्लास में हमने बताया था जो एकक कोशिका होता है उसके जो विभिन्न आयाम होते हैं, विभिन्न उसके जो पैरामीटर होते हैं, उसके बीच रिलेशन, जो कि रिलेशन हमको मिला था कि D बराबर जेड एम एन ए इंटू ए क्यू, जहां पर आप प्रत्येक पार्ट को जानते हैं कि यह क्या देता है। D क्या है तो डेंसिटी यानी कि घनत्व को देता है। Z क्या है तो जो आपका एकक कोशिका होता है, जो आपका यूनिट सेल होता है, उसमें शामिल या परमाणु के एटम के नंबर को देता है। यानी कि Z क्या है तो उस एटम का, उसमें शामिल एकक कोशिका में शामिल परमाणु की संख्या है ना। M क्या है तो यह मोलर मास होता है, मोलर द्रव्यमान होता है, मोलर द्रव्यमान होता है। Na आप पहले से इससे जानकार हैं, इसको आप जानते हैं। Na क्या होता है तो यह आपका एवोगाड्रो नंबर होता है, जो कि कांस्टेंट होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, यानी कि यह होता है एवोगाड्रो संख्या। इसके बाद A जो होता है वह क्या होता है, एज लेंथ यानी किनारे की लंबाई, जो भी आप कोशिका ले रहे हैं उसके किनारे की लंबाई है ना। इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स को पिछले क्लास में हम लोग बहुत सारा किए हुए हैं है ना। कम से कम 8-10 को न्यूमेरिकल तो बनाए होंगे निश्चित रूप से। कितने न्यूमेरिकल्स बनाए हैं? कै गो? 10 को न्यूमेरिकल बनाया है ना। तो और भी सारा उस पर न्यूमेरिकल जो भी आपके किताब वगैरह में है आप कर सकते हैं, उसमें आप लोग बनाए। उसमें और किसी को परेशानी है न्यूमेरिकल्स में इससे संबंधित और कोई परेशानी है किसी को हो तो बोलिए। इसमें अभी किसी को न्यूमेरिकल्स बनाने में इसमें दिक्कत हो रहा है तो बोलिए। इसी से रिलेटेड एक जगह आया था घनमूल निकालने के लिए, तो घनमूल निकालने के लिए भी हमने पिछले क्लास में बताया। तो घनमूल भी निकालने में परेशानी हो रहा है, नहीं हो रहा है, आगे बढ़ा जाएगा इससे। चलिए, अब इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक है वह हम लोग को पढ़ना है समन्वयन संख्या। समन्वयन संख्या या उप सहसंयोजक संख्या इसको कहते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान दीजिए कि यह क्या होता है। और यहाँ पर हमको समन्वयन संख्याएं नहीं पढ़ना है, इसके आधार पर हम लोग को आकृति भी जानना है कि अगर उसमें उतने समन्वयन संख्या होंगे तो उसकी आकृति क्या होगी, है ना। आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे कि समन्वयन संख्या में हमने बताया, जब हम लोग निविड संकुलन पढ़ रहे थे, क्लोज पैकिंग पढ़ रहे थे, उसमें हमने समझाया बताया कि निविड संकुलन में जो हम परमाणु के रूप में गोले लेते हैं और उन गोलों को मिलाते हैं, तो एक गोला अपने आसपास जितने गोलों के संपर्क में रहता है वही उसका क्या कहलाता है, समन्वयन संख्या कहलाता है। जैसे कि आप लोग पढ़े हुए हैं, एक बीमा में जो प्रत्येक गोला होता है कितने गोलों के साथ संपर्क में रहता है, 2 गोले के साथ संपर्क में रहता है। तो वहां पर उसके समन्वयन संख्या कैसी होगी बोलिए, वहां पे समन्वयन संख्या होगी 2, है ना। तो अब देखिए, अब 2 गोले के संपर्क में रहेगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहाँ पर, क्योंकि अब हमको आकृति का भी निर्धारण करना है। तो या तो ऐसा होगा और नहीं तो ऐसे होगा। यही 2 तरह से न व्यवस्था होगा, या और भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन हमारा दिखाने का वह उद्देश्य नहीं है। हमारा यहाँ पर उद्देश्य है कि इसकी आकृति कैसे बनी। अगर समन्वयन संख्या 2 है तो उस स्थिति में उसकी आकृति क्या होती है। आकृति बताइए कैसी है, रेखीय, लीनियर है। कैसी है, लीनियर है, रैखिक है आकृति। अगर 3 गोले आ जाते हैं, अगर समन्वयन संख्या में 3 गोले आ जाते हैं तो 3 गोले आएंगे आपस में संपर्क में होंगे ना, तब आकृति कैसी हो जाएगी, त्रिकोणीय। यही हम लोग को जानना है। तो पहले यहाँ पर इसका डिफिनीशन हम लोग जानेंगे। देखिए आपके नोट्स में भी होगा, है ना। क्या समन्वयन संख्या क्या कहलाता है, तो किसी भी
आकृति में किसी भी कोष्टिका में प्रत्येक गोला अपने आसपास के जितने गोलों के साथ संपर्क में रहता है वही उसका क्या कहलाता है, समन्वयन संख्या कहलाता है। इसके अलावे अगर ठोस आयनिक है, ठोस आयनिक है तो प्रत्येक धन आवेशित कण या धन आयन अपने आसपास जितने ऋण आयन कणों से घिरा होता है या ऋण आयन कण अपने आसपास के जितने धन आयन कणों से घिरा होता है वह उसका क्या कहलाता है, समन्वयन संख्या कहलाता है। ठीक है, अब इसके आधार पर हम निम्नलिखित आकृति का निर्धारण करते हैं। तो कैसे करते हैं वह देखेंगे। यानी कि समन्वयन संख्या और यहां पर लिखते हैं हम आकृति। यह सब आपके नोट्स में लिखा हुआ होगा, देखेंगे, है ना। समन्वयन संख्या 2 होगा तो आकृति कैसा है, रैखिक। अभी आपको बताया किस प्रकार से वो आकृति बनेगी, है ना। इसी तरह से अगर समन्वयन संख्या 3 होगा तो आकृति बताइए, त्रिकोणीय, इसको कहते हैं ट्राइएंगुलर, है ना। अगर 4 होगा तो बताए हुए हैं, जैसे 2 विमा में व्यवस्थित होता है ना, तो क्या होगा, वर्ग समतलीय, है ना, वर्ग समतलीय। इसके अलावा 6 होगा तो क्या होगा, अष्टफलकीय। इसका संरचना बनाकर के हमने दिखाया था, जैसे बीच में एगो हो गया, ऊपर एगो कण आएगा तो एगो चतुष्फलक ऊपर बन जाएगा, बनेगा ऊपर, और 3 गो बगल से बनता है ना। तो ये 4 फलक चतुष्फलक के ऊपर और एगो नीचे से आ जाएगा तो चतुष्फलक नीचे, यानी कितना बन जाएगा, अष्टफलकीय संरचना बनता है। तो 6 होगा समन्वय संख्या, तो यह क्या हो जाएगा, अष्टफलकीय। इसके बाद कितना, 12 होगा तो क्या होगा, 8 होगा तो होगा BCC। क्या है, BCC को जानते हैं क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल, है ना, पिंड केंद्रित। और इसके बाद 12 होगा तो क्या होगा, FCC को भी जानते हैं, बेस सेंटर्ड क्यूबिकल, यानी कि फलक केंद्रित, ठीक है, घनाकार। अब यह हो गया समन्वय संख्या के आधार पर आकृति। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इस समन्वय संख्या का आकृति कैसा होगा, या अगर आकृति यह है तो इसकी समन्वय संख्या क्या होगी। यानी कि यह देगा तो यह पूछा जा सकता है, यह देगा तो यह पूछा जा सकता है। इसका कोई काम नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव व्यू से हम लोग को जानना है, समझना है। तो समझ करके भी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, है ना। तो इसके बाद अब जानेंगे कि यहाँ पर जो हम लोग समन्वय संख्या आकृति का निर्धारण करते हैं, तो प्रत्येक आयनिक ठोस के आकृति का निर्धारण करना संभव नहीं हो पाता है इसके द्वारा। तो उसके लिए हम लोग को क्या जानना पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग को जानना पड़ता है त्रिज्यक अनुपात। क्या जानना होता है, त्रिज्यक अनुपात, यानी कि हमको रेशियो जानना होगा, किसका, रेडियस का, आयनों के रेडियस का रेशियो। चूंकि अब हम जब गोला लेंगे वह चाहे धन आयन का हो और वो चाहे ऋण आयन का हो, तो सबका एक डायमीटर होगा, सबका एक रेडियस होगा। तो उस रेडियस के अनुसार कभी कभी क्या होता है, उसमें अंतर्निहित हो जाता है, ओवरलैप कर जाता है, तो वहां पे उसके रेडियस पर भी वो आकृति डिपेंड करने लगता है। तो किसका क्या अनुपात होता है यह हम लोग जानेंगे। तो यह तो आपके पास है, लिखना है, इसको लिखना भी है। अब हम लोग जानेंगे त्रिज्यक अनुपात को। रेडियस रेशियो, ठीक है, यानी यह रेडियस रेशियो त्रिज्यक अनुपात क्या होता है जानेंगे। त्रिज्यक अनुपात जो होता है, जो गोले दिए जाते हैं आयनिक गोले, उनके धनात्मक गोले की त्रिज्या और ऋणात्मक गोले की त्रिज्या का अनुपात होता है। यानी कि रेडियस रेशियो त्रिज्यक अनुपात जो होगा वह होगा R प्लस अब बटा R माइनस।
यही अनुपात कहलाता है क्या? त्रिज्यक अनुपात। यह त्रिज्यक अनुपात यह सब डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है। आगे जब आप जाइएगा बीटेक वगैरह कीजिएगा या ऑनर्स कीजिएगा साइंस से कोई, तो फिजिक्स वगैरह में आपको यह मिलता है त्रिज्यक अनुपात। केमिस्ट्री का पार्ट है लेकिन फिजिक्स में भी आता है, वहां पर भी आपको जानना होगा है ना कि त्रिज्यक अनुपात क्या कहलाता है। जब संरचना कोई हम पढ़ते हैं वहां पे जब आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको जानना होगा, है ना। तो त्रिज्यक अनुपात क्या होता है? तो किसी आयनिक ठोस में शामिल धन आयन गोले की त्रिज्या और ऋण आयन गोले की त्रिज्या का जो अनुपात होता है उस अनुपात को हम क्या कहते हैं? त्रिज्यक अनुपात कहते हैं। अब यहां पर देखिए, इसमें इसके द्वारा इसके समन्वयन संख्या का निर्धारण करके इसकी क्रिस्टल की आकृति का हम निर्धारण करते हैं। वो आकृति का निर्धारण कैसे होता है? तो इसके अनुपात के अकॉर्डिंग। इसको मिटा देना। इसके लिए अब अलग अलग अनुपात के रेशियो के लिए इसका मान अलग अलग आता है। तो किस मान के लिए क्या आएगा वो हम लोग देखेंगे। यानी कि रेडियस रेशियो समन्वयन संख्या आकृति और किस आकृति के लिए होगा उसका उदाहरण भी हम लिखेंगे यहाँ पे जानेंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है? तो 0.000 से 0.156 तक एक होता है रेशियो। एक रेशियो होता है 0.151 तक, 0.151 से लेकर के 0.225 तक एक रेशियो होता है 225 से कितना होता है? 414। 400 एक 414 से कितना? 732 और 732 से 1.00 और है। अब देखिए, और इसका समन्वयन संख्या होता है और इसका आकृति तो जानते हैं क्या? रैखिक। इसका समन्वयन संख्या 4 और इसका आकृति चतुष्फलकीय। इसका समन्वयन संख्या 4, इसका आकृति वर्ग समतलीय। अच्छा, वर्ग समतलीय और चतुष्फलकीय में अंतर समझ सकते हैं ना? अंतर बताएंगे। चतुष्फलक का मतलब क्या हो गया? जैसे देखिए, अब इसके ऊपर एक गोला होगा, ठीक है। अब इसके तीनों सेंटर को मिला दें, ठीक है। यह हो गया एक नीचे का फलक। यह गोला जब ऊपर आएगा तो इसके सेंटर को जब यहां से मिलाइएगा यहां पर, तो इसके साथ यह एक फलक बनेगा, इसके साथ एक फलक बनेगा, इसके साथ एक फलक बनेगा, 3 गो फलक है वो नीचे का फलक। कितना हो गया? चतुष्फलक। यह हो गया कि जो चतुष्फलक यह होता है यह ठोस में आता है, यानी कि 3 बीमा में बनता है। और ये क्या बनता है? वर्ग समतलीय किसमें बनता है? 2 बीमा में बनता है, यानी कि वर्ग समतलीय के लिए यह हो गया। यह जो आकृति हुआ ऐसे मिला दिए, यह क्या बन गया? यह हो गया वर्ग समतलीय। ये जो बनेगा यह ठोस में बनता है, 3 बीमा में बनता है, तो यह कौन आकृति हो गया? चतुष्फलक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यह दोनों एक ही नहीं है, यह अलग अलग है। इसके बाद 6, इसका आकृति अष्टफलकीय। इसका 8, यह क्या होगा? BCC, है ना। और देखिए, अब किसमें किसमें होता है इसको आपको याद रखना पड़ेगा।
इसके लिए कुछ उदाहरण दिए जाएंगे आपको। अब रैखिक कौन कौन होता है? रैखिक संरचना हाइड्रोजन फ्लोराइड और NH3। और चतुष्फलकीय में कौन होता है? SiO3, यानी कि यह हो गया सिलिका। और H, यह हो गया मर्क्यूरस सल्फाइड और जिंक सल्फाइड। और वर्ग समतलीय में कौन होता है? इसमें अष्टफलकीय में NaCl, MgO, कैल्शियम ऑक्साइड, KBr। और BCC में सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड। ठीक है। अब देखिए आप, या तो आप इसके द्वारा इसको याद रख सकते हैं, या आपके प्रैक्टिकल से ही होगा, या नंबर है डाटा से संबंधित, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि किस रेशियो के लिए क्या समन्वयन संख्या होता है। और इस समन्वयन संख्या से आकृति आप सिर्फ समझ सकते हैं, लेकिन यह प्रैक्टिकल से आपको याद रखना होगा, या उदाहरण आपको याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल की व्यवस्था नहीं है कि जिससे हम आपको दिखा सके कि इसकी व्यवस्था कैसी होती है। तो यह आपको याद रखना होगा, या ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में आपको इसको याद रखना होता है ना। इसके बाद अब आगे लिखेंगे एक न्यूमेरिकल, थोड़ा बनाइए उसको। इसके बाद तो न्यूमेरिकल जो है वो तो आप बना चुके हैं, बनाए हुए हैं। इसके बाद का सब न्यूमेरिकल जो है वो आयाम से संबंधित है।